एवरीबॉडी वेलकम बैक। आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 दैट इज इनकम टैक्स के बारे में समझेंगे। उसका एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, वो मैंने एज इट इज पिक करी है। उसका इम्प्लीकेशन समझाऊंगी, उसका मतलब क्या है, क्यों ऐसे किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सब समझाया जाएगा थ्रू एन एग्जाम्पल। साथ ही साथ P&L पर और बैलेंस शीट में हम कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, क्यों डालते हैं, वो भी समझाऊंगी। ओके तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है अगर कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी चाहिए। ओके और आगे बढ़े उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। चलो, लाइन क्या कहती है, डेफर्ड टैक्स इज चार्ज टू P&L। हमने बोला डेफर्ड टैक्स हमेशा P&L में चार्ज किया जाता है एक्सेप्ट वेयर द टैक्स रिलेटेड टू आइटम्स रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब बोल रहा है अगर OCI का आइटम हो या इक्विटी का आइटम हो तो आप डेफर्ड टैक्स को OCI के अंडर चार्ज करना, और वरना जनरली वो P&L के अंडर चार्ज होता है। ओके और डायरेक्टली इन इक्विटी इन विच केस द टैक्स इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और डायरेक्टली इन इक्विटी। मतलब वो बोल रहा है अगर P&L का आइटम है तो आपको टैक्स P&L में चार्ज करना है, अगर OCI का आइटम है या इक्विटी का आइटम है तो आपको अपना डेफर्ड टैक्स कहाँ रिकॉर्ड करना है, OCI के अंडर, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंडर। ओके एग्जाम्पल से समझते हैं और उसका P&L और बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट क्या है वो समझेंगे। गुड, चलो फर्स्ट देखते हैं हम करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 इज इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी which was done with the purpose of trading. Okay, current investment has been carried at cost. Generally अभी cost पर carry कर रहे थे in the financial statement. Fair valuation of the current investment in this case is 50,000 as at 31st March 2002. तो हमने बोला आपको fair valuation पे करना है। अगर fair valuation पे कर रहे हो आप तो आप क्या करोगे, अपना investment को increase करोगे 20,000 से। गेन हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर चार्ज होगा, PL में चार्ज होगा। ओके चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने सुना है बहुत कि अकाउंटिंग और टैक्स, ओके इसके अलावा इनमें अगर कुछ डिफरेंस है वो भी टेम्परेरी डिफरेंस है तो हम क्या चार्ज करते हैं, हम टैक्स एट द रेट 30% चार्ज करेंगे और उसके हिसाब से DTL और DTA बना लेंगे। ओके सो फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर बोल सकते हो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ओके तो हमने यहाँ पर 20,000 ऐड कर लिया, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए 20,000 से। ओके पर टैक्सेशन बोलता है जब असली में बढ़ेगा ना, रियल में फेयर वैल्यूएशन बढ़ा उससे उस टैक्सेशन को कोई मतलब नहीं है, रियलाइज होगा जब गेन तो आप बुक करना। तो आपने टैक्स में ये गेन को बुक नहीं किया, वेयर एज अकाउंटिंग में आपने इस गेन को बुक करा। ओके डिफरेंस आया 20,000, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब सिंस ये डिफरेंस टैक्स में कम है, ओके मतलब अभी आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, पर आगे जाके जब आगे फर्दर ईयर्स में ये एडजस्ट होगा तो आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशन अराइज होगी। फ्यूचर ऑब्लिगेशन अराइज होगी इसलिए आपको 6,000 का टैक्स फ्यूचर में भरना पड़ेगा। अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन है तो आप इसको रिकॉर्ड करते हो DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके इसका P&L में इम्पैक्ट कैसे डालते हैं ये देखते हैं हम। हमारे पास सिंपल सी प्यारी सी बैलेंस शीट है और P&L है। ओके P&L की जगह आप एक बार के लिए लिखें इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, ठीक है। उसमें हमारे पास P&L होगा एक हेड और एक हेड होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके हमारे पास टोटल आ जाती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके सिंस ये P&L है तो हमने लिखा गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बुक्स में तो रिकॉर्ड करोगे तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया 20,000। ओके यहाँ पर बैलेंस शीट में मैं एक बार के लिए आपको लायबिलिटी और एसेट
पता नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ज़्यादा अच्छी लगती है वर्टिकल से, क्योंकि बैलेंस होता है ना तो दिखता है वो। चलो, तो हमने बोला यहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया 20,000 से, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको गेन हुआ इन्वेस्टमेंट में, फेयर वैल्यूएशन की वजह से आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट को, ओके। और वहीं पर आपने गेन ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बुक कर लिया P&L में, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अभी तक बैलेंस शीट मैच है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर हमने बोला हमारे को डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। सिंस P&L से रिलेटेड है तो हम हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी P&L से रिकॉर्ड करेंगे। तो टैक्स इसमें कितना बन गया, 6,000 का, ओके। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पर लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे DTL, कितना, 6,000। तो यहाँ पर आपने टैक्स का एक्सपेंस डेबिट किया, ओके, P&L में डेबिट किया, और यहाँ पर आपने अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लिया, ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्चुअल गेन ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट मेजरमेंट्स of rupees 1,000 has been omitted in the financials of Soft Bharti Private Limited for the year ending 31st March 2002। ठीक है, अब आपको 9 आइटम्स लर्न करवाए थे जब हमने OCI की लिस्ट पढ़ी थी। तो ये वाला जो गेन है ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट, ये किस में जाता है, ये P&L में जाता है। तो हमने बोला प्लस 1,000 कर देना अकाउंटिंग के हिसाब से, पर ये जाएगा किस में, OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ओके। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो हमने बोला कि ये क्या है, एक्चुअल गेन ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट या एम्प्लॉय मेजरमेंट जो भी है, ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स। यहाँ पर अकाउंटिंग के हिसाब से 1,000 गेन हुआ है, पर टैक्सेशन बोलता है असली में कुछ होगा ना तो हम टैक्सेशन पे कुछ करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, ओके। तो इसने फिर से टैक्सेशन ने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर से डिफरेंस कितना आ गया, 1,000 का, ओके। अब सिंस टैक्स अकाउंटिंग में ज़्यादा है, टैक्सेशन में कम है, तो अभी आपने कम टैक्स पे कर रहे हो डिफरेंस की वजह से, पर बाद में जाके एडजस्ट होगा, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, ओके। एट द रेट 30%, 1,000 पे 30% कितना हुआ, 300, तो आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन गया 300, ओके। तो टोटल 6,300 है। हमने बोला ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। कैसा है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि क्या होगा, फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, ओके। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं जब भी अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स हायर होते हैं टैक्सेशन बेस से, तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है, नहीं भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। हमने बोला आपने OCI एक्चुअल गेन रिकॉर्ड किया, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट पे कितने का, 1,000 का। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये डेबिट है क्योंकि माइनस होगा, टैक्सेशन है। यहीं पर हम यहाँ पर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो भी हमने रिकॉर्ड करी है, टैक्स कितना बनता है, डेफर्ड आपका 300 बनता है, ओके। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो टैक्सेशन, डेफर्ड टैक्सेशन है, P&L की इनकम से रिलेटेड है, वो P&L के अंडर लिखा जाएगा, और जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे रिलेट होगा, ठीक है। यहीं पर आप टैक्सेशन का क्या करेंगे, आप DTL में प्लस कर देंगे 300, ओके। तो ये हो जाएगा 6,300, और आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोविजन रहता है आपके पास, यहाँ पर प्रोविजन है, आपने प्रोविजन फॉर बना रखा है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। जितना भी बना रखा था उसमें से -1,000 कर देंगे, क्या कर देंगे, -1,000 कर देंगे, ओके। ये आपकी बैलेंस शीट चल रही है, याद रखना, सब कुछ मैच करेंगे। तो हमने इम्पैक्ट दिया, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट को P&L में रिकॉर्ड किया, उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स को P&L में रिकॉर्ड किया।
एक्चुअल गेन को हमने OCI में रिकॉर्ड किया, उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स को हमने OCI में रिकॉर्ड किया, पूरा का पूरा एक साथ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर दिया। ओके, अब P&L का फाइनल फिगर देखते हैं। 20,000 माइनस 6,000 प्लस 1,000 माइनस 300 करेंगे, एक बार कैलकुलेट करेंगे। 20,000 माइनस 6,000 प्लस 1,000 माइनस 300 कितना आया? 14,700। ओके, तो ये आपका टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में 14,700 रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, अब आप टोटल लगाएं। असेट का टोटल कितना है? 20,000। वहीं पर लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। 14,700 प्लस 6,300 माइनस 1,000 कितना हुआ? 20,000। कितना हुआ? 20,000। बैलेंस शीट मैच हो गई, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब फिर से एक बार हमने इतना सब क्यों किया है उसकी लाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला था अगर डिफर्ड टैक्स जो भी है उसे चार्ज करना P&L में, अगर एक्सेप्ट where tax related to items recognized in OCI and or directly in equity। ओके, तो P&L का अगर है टैक्स इनकम तो उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी P&L के अंडर जाएगा। अगर इक्विटी या अदर कॉम्प्रिहेंसिव से रिलेटेड है तो उसका डेफर्ड टैक्स कहाँ जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंडर। ओके, ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती है, पर अगर आप बेस से क्लियर कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इंटरव्यू में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, जो भी आपकी बेस नॉलेज कॉन्सेप्ट्स पे कितनी पकड़ है, कितनी क्लैरिटी है, जो भी जना ये चेक करना चाहता है वो IAS 12 बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके, मुझसे भी इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि IAS 12 समझाओ, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। क्लैरिटी है, बहुत आसानी से समझा सकते हो। अगर नहीं क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की तो बहुत आसानी से कंफ्यूज हो सकते हो, अटक सकते हो। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ऐसे ही हमने डेफर्ड टैक्स में और भी 5-6 वीडियो बना रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी बना रखे हैं, तो आप उसे ज़रूर से देखें। ओके, दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।